आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलाइजेशन लेवी। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें से ना 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक को बता देती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। इक्वलाइजेशन लेवी। देखो, आपने टीडीएस का कंसेप्ट पढ़ा है। अब टीडीएस के कंसेप्ट में क्या होता है, अगर 100 रुपये आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको एडवांस में टैक्स मिल जाए, जिसकी वजह से जिसके ऊपर ये इनकम अराइज होती है और जो पैसे देने वाला होता है उससे वो कहती है कि अपने पैसे देने से पहले ही आप इस इनकम पे, जिसको ये इनकम देने वाले हैं, जिसको ये पैसे देने वाले हैं, उस पर 10%, 2%, 1%, वॉट एवर रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, इस रेट पे आप टैक्स डिडक्ट कर लीजिए और मुझे जमा कर दीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इस इनकम पे इनका टैक्स डिडक्ट हो गया और दूसरा गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये पैसे इस पर्सन को, मिस्टर ए को, इतनी इनकम जनरेट हुई है। अब ये 100 रुपये हैं तो आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट इस तरीके से करके हर एक एसएससी का इनकम के बारे में गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड रखती है अपने पास। तो ये मैं टीडीएस का बेनिफिट बता रही थी। अब आती हूँ इक्वलाइजेशन लेवी के बेसिक कंसेप्ट पे। इसको समझने के लिए टीडीएस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी था। जैसे टीडीएस हो गया, बट बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जहाँ पे टीडीएस नहीं लगता, स्पेशली जो नॉन रेसिडेंट है। तो उनके लिए गवर्नमेंट एक बार परेशान हो गई और परेशान होकर एक नए कंसेप्ट को लेकर के आई, जिसका नाम रखा गया इक्वलाइजेशन लेवी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रेसिडेंट है, चलो एक नॉट ओनली फॉर रेसिडेंट, और भी लोग हैं, बट हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक रेसिडेंट है, यहाँ पर एक नॉन रेसिडेंट है। इस रेसिडेंट से इस नॉन रेसिडेंट को कोई इनकम जनरेट हुआ। अब नॉन रेसिडेंट को मान लो 100 रुपये इनकम जनरेट हुआ, टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं, तो ये पैसे लेकर के तो नॉन रेसिडेंट चला गया। अब इस अमाउंट पे, इस 100 रुपये पे टैक्स रिकवर करने में गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो रही थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुश्किलें आ रही थी। तो गवर्नमेंट इस काइंड ऑफ ए सिमिलर टीडीएस कॉन्सेप्ट, इस कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट लेकर आई जिसका नाम दिया गया इक्वलाइजेशन लेवी। और इस चैप्टर के बारे में बोला गया कि ये सिर्फ दो चीज़ों पे लगेंगे, दो काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन पे लगेंगे। पहला है टैक्स लेवीएबल ऑन फॉर एनी स्पेसिफाइड सर्विस, मतलब कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जो कि मेंशन की गई हैं लॉ में, उन पे ये इक्वलाइजेशन लगेगा। या फिर और इसके साथ साथ ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज, ये दो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। फिर से एक बार बता देती हूँ, इक्वलाइजेशन लेवी कहाँ लगता है, या तो स्पेसिफाइड सर्विसेज पे लगता है, या फिर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज पे लगता है। अब एक एक करके इस दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज। सेक्शन है आपका 165। लॉ आपका बोलता है कि स्पेसिफाइड जो भी सर्विस, अब ये कौन सी सर्विस है बाद में देखने वाले हैं, बट स्पेसिफाइड जो भी सर्विसेज हैं उन पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा ऑन नॉन रेसिडेंट फ्रॉम ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और ए नॉन रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया। देखो, ऐसे समझते हैं इसको, यहाँ पे एक रेसिडेंट है या फिर एक नॉन रेसिडेंट है जिसका पीई इंडिया में हो। अब नॉन रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया, इसका कंसेप्ट आपको मे बी अगर आपको याद होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज इससे रिलेटेड एक फॉरेन टैक्सेशन के प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्लास है, वो क्लास देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉन रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया का क्या मतलब हुआ। अभी समझाऊंगी तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो या तो आप एक नॉन रेसिडेंट हो जो कि बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में कर रहे हैं, या फिर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं जिनका पीई इंडिया में है और आपने कुछ सर्विस ली। किससे सर्विस ली? नॉन रेसिडेंट से। यहाँ से कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज ली इन लोगों ने, और इसको यहाँ से क्या ली, देखो, इनको गया पैसे, इनको गया सम, यहाँ पे लिखती हूँ सम, और इससे इन लोगों को क्या मिल रहा है? स्पेसिफाइड सर्विसेज मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनको पैसे देने से पहले क्या करना, जितने भी पैसे देना उस पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करना। और इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करना, डिडक्ट करना एक ही बात है। डिडक्ट करके मुझे जैसे टीडीएस डिपॉजिट करते हो उसी तरीके से मेरे अकाउंट में इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट कर देना। मैंने बेसिक तो बता दी कि इन लोगों पे इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज कर लेना, बट तब चार्ज मत करना जब व्हेन नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग द स्पेसिफाइड सर्विस हैज़ पीई इन इंडिया। मतलब ये जो एनआर है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, जो सर्विस रिसीवर है वो नॉन रेसिडेंट है, द रिसीवर ऑफ द सर्विस इज अ नॉन रेसिडेंट, बट दिस नॉन रेसिडेंट इज हैविंग पीई इन इंडिया, एंड द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस हु इज नॉन रेसिडेंट, इफ दिस नॉन रेसिडेंट इज ऑल्सो हैविंग पीई इन इंडिया, देन
इक्वलाइजेशन लेवी इज़ नॉट चार्जेबल। रीज़न मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जब आप वो क्लास लेंगे तब आपको समझ में आएगा। बी पॉइंट आपका बोलता है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ए स्पेसिफाइड सर्विस रिसीव और रिसीवेबल इन अ प्रीवियस ईयर बाय द एनआर फ्रॉम ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमने एग्जांपल लिया, रेसिडेंट या फिर वो नॉन रेसिडेंट जिसकी पी हो, अगर ये सर्विस ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? नॉन रेसिडेंट से, बट इन ए पर्टिकुलर ईयर, ध्यान रखना ईच ट्रांजैक्शन वाइज बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। इन ए पर्टिकुलर ईयर अगर ये जो अमाउंट है, जितनी अमाउंट की सर्विसेज इन्होंने ली हैं, अगर वो लेस देन 1 लाख रुपीज़ है तो भी इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है कि जब पेमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड सर्विस बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और द पी इन इंडिया इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन। क्या बोलता है यहाँ पे? सपोज करो ये रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया, यही दो केसेस हैं, और इन लोगों ने एक नॉन रेसिडेंट से सर्विस ली है, बट ये जो सर्विस ली गई है ये इंटीरियर की सर्विस ली गई है अपने घर को, अपने ऑफिस को सजाने को, या फिर सॉरी नॉट ऑफिस, अपने घर को सजाने के लिए एक नॉन रेसिडेंट से सर्विस ली गई है, तो भी क्या इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगा? द आंसर वुड बी नो। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं और आप उस बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर किसी नॉन रेसिडेंट से सर्विस लेते हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज लेते हैं, तो उन स्पेसिफाइड सर्विसेज पे आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके तब अमाउंट को रेमिट करना है। समझ गए आप? अब जो स्पेसिफाइड सर्विसेज में बार बार बोल रही थी उसका मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि क्या होता है। इसका मतलब होता है मीन्स ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का मतलब हो गया जो भी आप देखते हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो कुछ स्पॉन्सर्ड ऐसे करके एक दो पोस्ट आते होंगे, दैट इज़ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस, आपने फिजिकल एडवर्टाइजिंग स्पेस देखा होगा कि आप रोड पे चलते हैं तो आपको बोर्ड दिखता होगा बहुत बड़ा बड़ा, जहाँ पे ब्लिंकिट का ऐड लगा होगा या फिर कुछ भी समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से बहुत सारे वेबसाइट पे बहुत सारी कंपनीज स्पेस खरीदती हैं। फेसबुक पे स्पेस खरीदा जाता है, इंस्टाग्राम पे स्पेस खरीदा जाता है, जहाँ पे वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ओनली। कह सकती हूँ कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का हर एक फॉर्म, वेदर इट्स डायरेक्ट और आई एम एडवर्टाइजिंग थ्रू बाइंग ए स्पेस, दोनों ही केसेस स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर है। और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, या फिर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड किसी अदर टाइप की फैसिलिटी या सर्विस अगर एक रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया ले रहा है फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट, तो उस केस में जो रेमिटेंस होगा वो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होने के बाद होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, स्पेसिफाइड सर्विस। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आपको ये बता दिया, बेस समझा दिया दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू टीडीएस। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना था कि ये दो ही केसेस में लगता है, आपको दो ही केसेस में डिडक्ट करना होता है। एक तो ये कि जब स्पेसिफाइड सर्विस हो, और दूसरा ये जब ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। स्पेसिफाइड सर्विस का भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, जो कि सेक्शन 165 में कवर था कि 6% के हिसाब से हमें इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है। और इक्वलाइजेशन लेवी वहाँ पे चार्जेबल नहीं होगा जहाँ पे अगर उस एनआर का पी है इंडिया में, या फिर जो इन ए पर्टिकुलर ईयर जो सर्विस रिसीव की गई है उसका जो सम है वो 1 लाख रुपीज़ से कम हो, या फिर जो नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका खुद का पी हो इंडिया में। और हमने स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब ही समझ लिया। मतलब आप इक्वलाइजेशन लेवी का एक पार्ट समझ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट कि इक्वलाइजेशन लेवी इसके साथ साथ ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज पे भी लगता है। तो चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस, ये कवर होता है सेक्शन 165A में, वो कवर होता था सेक्शन 165 में। अब यहाँ पे आपको लॉ बोलता है कि इक्वलाइजेशन लेवी वहाँ पे 6% था, यहाँ पे क्या होता है 2% के हिसाब से डिडक्ट कर देना। वुड बी चार्जेबल ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और रिसीवेबल बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम एन ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेटेड बाय इट टू। अब मान लो 2 मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, ठीक है, हम किससे रिसीव कर रहे हैं ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे कौन है अभी नहीं लिखते हैं, किससे हम ले रहे हैं ये अभी मैं लिखती हूँ। यहाँ पे लिखा गया बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बहुत गंदा लिखती हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्या सर्विस ले रहे हैं,
सॉरी, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस, इस टाइप की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे हम किस टाइप की सर्विस ले रहे हैं, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। सप्लाई और सर्विस का मतलब समझते हो, यहाँ पे सप्लाई मतलब हो गया गुड्स, ई कॉमर्स वाला हम अगर गुड्स ले रहे हैं या फिर हम सर्विस ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर से ले रहे हैं। कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, देखते हैं। टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इधर कोई रेसिडेंट ले रहा हो, टू ए नॉन रेसिडेंट इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट ले रहा हो लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं। टू अ पर्सन हु बाई सच गुड और सर्विसेज बोथ यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। और इसके अलावा चाहे कोई रेसिडेंट हो या फिर कोई नॉन रेसिडेंट हो या फिर कोई भी अदरवाइज कोई भी पर्सन हो, क्या उसकी आइडेंटिटी है इससे हमें मतलब नहीं है कि वो कहाँ का रेसिडेंट है या कहाँ का नॉन रेसिडेंट है। अगर वो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज़ कर रहा है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब देखो ये तीनों लोग, इधर ए रेसिडेंट और ए नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस और एनी अदर पर्सन हु इज यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया टेकिंग ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस फ्रॉम इन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो फिर जब ये रेमिट करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जब ये तीनों लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसे रेमिट करेंगे तो रेमिट करने से पहले इनको इक्वलाइजेशन लेवी क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ई कॉमर्स सप्लाई सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपने जब जीएसटी पढ़ा होगा तो सप्लाई का मतलब समझा होगा। काइंड ऑफ ए सिमिलर प्रोविजन हियर ऑल्सो, सॉरी, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ई कॉमर्स सप्लाई सर्विसेज का मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट आपका क्या बोलता है, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। और मतलब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये या तो गुड्स बेच रहा हो, ऑनलाइन बेच रहा हो, ऐसे सिर्फ गुड्स नहीं बेच रहा, कैसे, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, या फिर ये कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो ऑनलाइन, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और बोथ फैसिलिटेटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। सॉरी यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख दिया ऑपरेटर, या फिर गुड्स प्लस सर्विस दोनों ही दे रहा हो, गुड्स और सर्विस दोनों ही दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमसे लैपटॉप परचेज़ कर लीजिए और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की या अदरवाइज़ कुछ भी करने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी होगी, तो मैं गुड्स भी बेच रही हूँ और साथ में मैं सर्विस भी दे रही हूँ, तो गुड्स प्लस सर्विस दोनों दे रहा हूँ। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी लिस्टेड इन 1, 2 और 3 अबव। अगर ऐसी चीज़ें सॉरी इस टाइप की चीज़ें जो है, इस टाइप के ट्रांजैक्शन जो है वो ई कॉमर्स सप्लाई सर्विसेज में कवर्ड होती हैं। तो अभी तक आपको इक्वलाइजेशन लेवी का बेस क्लियर हो गया होगा। मैं आपको ना एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वाई आई कीप ऑन रिपीटिंग ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं क्लास में रिपीट कर दूँ उतना ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और फिर आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगा। ये क्लास आप छोड़ के जाए तो फिर आप बस एक बार बुक को ऐसे पलटे और आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे माइंड में क्लास के टाइम ही फिट हो गई थी। तो अब देखो इक्वलाइजेशन लेवी काइंड ऑफ अ सिमिलर कंसेप्ट एज ऑफ TDS, पहले ही बता चुकी हूँ। ये डिडक्ट होता है, इक्वलाइजेशन लेवी लगता है सिर्फ 2 टाइप ऑफ सर्विसेज पे, पहला या तो स्पेसिफाइड सर्विसेज हो या फिर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज हो। स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब हमने देख लिया कि इसमें जो है मेजरली आपका कवर्ड है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वाली सर्विसेज, या तो आप स्पेस खरीद के कर रहे हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या फिर आप डायरेक्टली कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में ये स्पेसिफाइड सर्विसेज बनती हैं। या फिर दूसरा ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज, ये दोनों ही टाइप के ट्रांजैक्शन पे हमारा इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज होता है। फिर आया आपके पास कि जब स्पेसिफाइड सर्विसेज होंगी तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगा। इक्वलाइजेशन लेवी तब चार्ज नहीं होगा जब नॉन रेसिडेंट जो है उसका पीई हो इंडिया में, उसका एग्रीगेट अमाउंट इन ए पर्टिकुलर ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, और पेमेंट फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज, जो पेमेंट हो रही है स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए दैट इज़ नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन रैदर फॉर पर्सनल पर्पस, तो भी आप इक्वलाइजेशन लेवी नहीं चार्ज करेंगे। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब समझा दिया है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो यही था, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस, जो कि 165A में कवर हो रहा था। ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज का मतलब का सबसे पहले हमने ये समझा कि सर्विस रिसिपिएंट कौन है इसमें,
और हमने ये देखा कि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है और सर्विस रिसिपिएंट जो है वो रेसिडेंट है, एनआर है, कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस है, या कोई अदर पर्सन जो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज़ कर रहा है वो भी इसमें कवर्ड है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो सर्विस रिसीवर है ई कॉमर्स ऑपरेटर, अच्छा सॉरी मैं आपको यहाँ पे ये बताना भूल गई थी, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है। मैंने आपको ये बता दिया था, ये पॉइंट तो हमने सीख लिया था कि सर्विस रिसिपिएंट कौन है। हमने ये भी सीख लिया कि कौन कौन से सर्विसेज कवर हैं, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आप गुड्स बेचते हैं तब, अगर आप गुड्स और सर्विस बेचते हैं तब, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बेचते हैं तब भी आप कवर हो जाते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक नॉन रेसिडेंट जो कि ओन करता हो, ऑपरेट करता हो या फिर मैनेज करता हो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस और बोथ। मतलब एक एनआर है जो कि या तो ओन कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या फिर कोई प्लेटफॉर्म, जैसे जोमेटो इज़ ए काइंड ऑफ ए प्लेटफॉर्म, तो उसी तरीके से या तो वो ओन कर रहा हो या फिर वो ऑपरेट कर रहा हो या मैनेज कर रहा हो कोई एक ऑनलाइन फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म। किस लिए, और वहाँ पे वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, या तो कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर दोनों प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें भी कुछ नॉन चार्जेबिलिटी वाले कंसेप्ट है कि यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज नहीं होगा। कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस है कि जब उस नॉन रेसिडेंट का मतलब हो गया कि जब इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का पी हो इंडिया में, ठीक है, जब इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का पी हो इंडिया में। दूसरा, वेयर इक्वलाइजेशन लेवी इज़ लेविड अंडर सेक्शन 165। जब केसेस आपके ऑलरेडी ये जो हम पढ़ रहे थे ये 165A थे, और अगर आपके केसेस 165 में कवर हो गए तो फिर आपको 165A में इस केस को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इस 165A में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होगा। तीसरा है कि सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है वो लेस देन 2 करोड़ हो, तब भी आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज़ देखो, सारी चीज़ों का मतलब हम समझ गए, सब कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, बट मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था कि जो सर्विस रिसिपिएंट है वो या तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है इन सम स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो यही एक पॉइंट बचा था कि वो कौन कौन से स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट सर्विस रिसीव कर रहा है फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट हु इज़ एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, और उस पर इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज होगा। तो वही हम स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस देखते हैं। पहला केस है सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट ए कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और ए कस्टमर हु एक्सेस द एडवर्टीजमेंट थ्रू IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कि समझो कोई एनआर है, ठीक है, वो अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो रेसिडेंट है वो उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे। सपोज करो कि ये एडवर्टीजमेंट जो है वो फेसबुक पे हो रहा है, तो इस नॉन रेसिडेंट ने जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया इंडिया के कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हम ऐसा मानेंगे कि अब इस नॉन रेसिडेंट्स को यहाँ से जो भी, मतलब मान लो कि फेसबुक का पेज है एक, जहाँ पे इस, इधर आओ, फेसबुक का एक पेज है जहाँ पे इस एनआर ने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया। अब यहाँ पे लिंक दिया होता है, बाय करके लिंक आता है ना। अब यहाँ पे मैं हूँ अगर एक रेसिडेंट, मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, ये मुझे रीडायरेक्ट किया कंपनी के वेबसाइट पे, www. इस कंपनी के वेबसाइट पे, इस नॉन रेसिडेंट के वेबसाइट पे लेकर के गया, और यहाँ से मुझे एक टेबल पसंद आई, मैंने इस टेबल को ऑर्डर कर दिया। तो अब ये जो गया, अब इस टेबल वाली रेवेन्यू जो हुई, इस पर जब मैं पेमेंट करूँगी, इस टेबल के लिए जब मैं इस एनआर को पेमेंट करूँगी, सपोज करो ये टेबल मैंने ऑफिस के लिए खरीदा है, नॉट फॉर माय पर्सनल पर्पस, क्योंकि पर्सनल पर्पस तो इंक्लूड ही नहीं होता है ना। तो जब मैं इस एनआर को पेमेंट करूँगी, तब मान लो 1 लाख का टेबल था, तो मैं 2% के हिसाब से पहले इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर दूँगी और पेमेंट उसके बाद से करूँगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस। दूसरा है, और सेम गोज़ विथ, मैं तो रेसिडेंट हो गई, अगर मैं रेसिडेंट ना भी होती सपोज करो, बट अगर मैं IP एड्रेस इंडिया का यूज़ करके इस एडवर्टीजमेंट को एक्सेस करती और यहाँ से अगर मैं कुछ चीज़ें खरीदती, तो भी उस IP एड्रेस वाले केस में भी ये सेम केसेस रिपीट होते, और रेमिट करने से पहले मुझे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ता, और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। दूसरा है सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम ए पर्सन हु यूजेस IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया।
सबसे जो वैल्यूएबल एसेट है आजकल वो है आपका डेटा, आपका पर्सनल डेटा, आपका बैंक का डेटा, या फिर आपका पर्सनल, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, दैट इज़ योर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। तो किसी टाइप का डेटा अगर एक रेसिडेंट है, वो यहाँ से किसी टाइप का, मैंने डेटा का एग्जांपल दिया, इट्स नॉट लाइक कि आपका आधार नंबर सेल होता है, नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। मैंने डेटा का एग्जांपल लिया, दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा। सपोज़ करो आप वो देखते ना, जब आप यूट्यूब ऑन करते हैं तो आपके पास सर्वे आता है, लाइक विच काइंड ऑफ क्रीम डू यू यूज़, विच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म डू यू ऑफन विजिट, इस टाइप का सर्वे आता है ना। तो वो भी तो एक टाइप का डेटा कलेक्शन हो गया। अब ये जो डेटा कलेक्ट होता है ये भी तो बाहर जाता है उन कंपनीज़ को जो कंपनी ये सर्वे करवा रही हैं। तो उसी टाइप की चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि किसी टाइप का डेटा अगर एक इंडियन पर्सन है, अगर एक रेसिडेंट है, वो यहाँ से किसी टाइप का डेटा कलेक्ट करता है, और डेटा कलेक्ट करके अगर ये किसी एनआर को भेजता है, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन फ्रॉम हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम ए पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 166A। आपने ये तो समझ लिया कि किस केसेस में हमें इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट करना है। आपने कलेक्ट कर लिया, अब आपको इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो उसका हम डेट देख लेते हैं। पहला है आपका डेट ऑफ एंडिंग फॉर द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड ड्यू डेट ऑफ द फाइनेंशियल, द इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी पेबल एज बिलो। मतलब आपको जो पेमेंट करना है वो क्वार्टर वाइज पेमेंट करना है। 30 जून वाला जो क्वार्टर होगा वो आपको 7 जुलाई तक पे कर देना है। 30 सितंबर वाला क्वार्टर 7 अक्टूबर तक, 31 दिसंबर वाला क्वार्टर 7 ऑफ जनवरी एंड 31 मार्च आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर देना है। ये सब तो इधर पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, आई गेस। दिस इज डन, वी आर डन विद इक्वलाइजेशन लेवी कंसेप्ट। यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड